वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज केवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। और जैसा कि आपको पता है मेरे द्वारा यहाँ पे बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के जो चैप्टर है वो यहाँ पे टीचिंग करवाई जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो बीए फर्स्ट ईयर का ये जो लेसन है, ठीक है ना, इस लेसन का आपको ध्यान रखना है कि ये सेकेंड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो लोकतंत्र है वो लोग, जैसे इससे पहले था जो राजनीतिक विकास था तो वो 60 नंबर था और ये 70 नंबर का है, और इसका ये सेकंड पार्ट है, इसका ये सेकंड पार्ट है और इस पार्ट के साथ ये लेसन समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हमें करना क्या है। नॉर्मली ये है कि लोकतंत्र के बारे में हमने समझा है कि जो लोगों का शासन होता है, जिसमें अंतिम जो स्रोत होता है यानी पावर ऑफ हाउस है वो पीपल होती है, उसके द्वारा ही लोकतंत्री व्यवस्था चलती है, यानी इसमें लोगों को ज़्यादा भागीदारी होती है। अब हम देख रहे हैं जिसके बाद कि लोकतंत्र के गुण क्या है, लोकतंत्र के गुण क्या है। तो हम यहाँ पे गुण को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि लोकतंत्र है वो लोगों के लिए होता है। तो सबसे पहला ही गुण क्या होगा, जन कल्याण की भावना। पहला लोकतंत्र का गुण क्या होगा, जन कल्याण की भावना। क्योंकि पता है लोकतंत्र होता है वह लोगों के द्वारा होता है, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सरकार शासन व्यवस्था बनाते हैं, तो लोकतंत्री शासन होता है। तो इस तरह से जो सरकार जो सत्ता है वो काम भी कैसे करेगी, लोक हित में करेगी। तो लोकतंत्र स्थापित है होता है, उसमें पहले ही जो भावना होती है वो होती है लोक कल्याण की, यानी जन कल्याण की। तो देखें, लोकतंत्र में जनता के उन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है जिनको लोग यानी जो जनता है उन प्रतिनिधियों को सुनती है, ठीक है ना, और एक निश्चित समय के लिए सुनती है। तो इसलिए जनता के प्रतिनिधि जनता की इच्छा के अकॉर्डिंग ही शासन करते हैं, और इसमें फिर वो जो शासन करते हैं तो भावनाओं और आवश्यकताओं से पूर्णतः परिचित होते हैं। उनको शासन के अधिकार इसी आधार पर प्राप्त होते हैं कि वे इसका प्रयोग जनता के हित में करेंगे। तो इस तरह से लोकतंत्र का पहला ही गुण क्या होता है कि लोकतंत्री शासन है वह काम किस आधार पर होगा, उसका जन कल्याण की भावना पर, क्योंकि जनता ने ही उनको सुना होता है। जो लोकतंत्री व्यवस्था में जो सत्ता पर जो विराजमान होते हैं जो प्रतिनिधि, तो इस तरह से वो भावनात्मक रूप में होते हैं। तो ये जन कल्याण की भावना है, ये इसकी पहला जो गुण हो गया। दूसरा गुण की हम बात करें तो सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन। ये देखिए, सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन। तो इसको कैसे आपको समझना है मैं आपको वैसे बता देता हूं, क्योंकि हम जैसे जब ये पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोकतंत्र है क्या, इसी के बाद आप इसके गुण को समझ सकते हैं। तो देखें, प्रजातंत्र किसी भी दूसरी शासन व्यवस्था की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होता है। जैसे राजतंत्र कहें, कुलीन तंत्र कहें, अधिनायक तंत्र कहें, वर्ग तंत्र जो भी है, तो उन सब में सबसे बेहतर जो होता है वो लोकतंत्र ही होता है। और इसकी विशेषता गुण क्या है कि ये सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन है, यानी यहाँ पे इसके द्वारा जो लोकतंत्र के द्वारा जो शासन व्यवस्था होती है, जो प्रशासन जो चलता है वह प्रशासन अधिक रूप में, बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में और अधिक से अधिक काम करता है और कार्यकुशल होता है। यानी उसका जो कार्य है वह उसको सही तरीके से, कहने का मतलब ये हो गया कि लोकतंत्री जो सरकार होती है वह सरकार बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में और एक तरह से कार्यकुशल होती है। हर उसका जो कार्य होता है वह जनता के हित के अकॉर्डिंग होता है, उस कार्य को वो पूर्ण करती है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि गवर्नर ने भी ये कहा है कि लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरा किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा लोकतंत्र वो अधिक कार्यकुशल व्यवस्था है, अधिक कार्यकुशल प्रशासन होता है, अधिक सही और व्यवस्थित तरीके से जो सरकार काम करती है, ऐसी सरकार लोकतंत्र वाली होती है। तो ये दूसरा गुण हो गया इसका, सर्वाधिक कार्यकुशल। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखें, सार्वजनिक शिक्षण। सार्वजनिक शिक्षण, तो अब इसको यहाँ पे ऐसे समझना है कि लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी लोगों की भागीदारी होती है, सभी मिलकर कोई भी काम है वो करते हैं। जैसे लोकतंत्र में है तो लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि होते हैं जो सरकार में बैठते हैं उनको लोग ही सुनती है, तो लोगों के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि वो सरकार चलाते हैं। तो इस तरह से लोगों के पास ये लोकतंत्र में शासन व्यवस्था बनाने का जो अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार होता है, यानी लोकतंत्र का पावर ऑफ हाउस पीपल होते हैं। तो इस तरह से लोगों को धीरे इसमें राजनीति के अंदर पूरी समझ आ जाती है। कहने का मतलब जब लोगों के पास ये अधिकार हो, शक्ति हो,
तो इस तरह से लोगों को सार्वजनिक शिक्षण है वो बहुत मतलब प्रभावी हो जाता है, वे समझदार हो जाते हैं, लोकतंत्र में उनकी भूमिका हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे देखना है कि लोकतंत्र शासन का ही एक प्रकार ही नहीं अपितु वह राज्य, समाज और आर्थिक व्यवस्था का भी एक प्रकार है। अतः स्वभावतः उसके प्रयोग द्वारा जनता की, लोकतंत्र का प्रयोग जब होता है तो उसमें जनता महत्वपूर्ण रूप से होती है। तो जनता को प्रशासनिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सभी प्रकार का शिक्षण प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जब लोकतंत्र में वो जनता है और जनता के द्वारा ही शासन व्यवस्था है वो चलाई जा रही है, मतलब डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। तो इस तरह से वहाँ पर भी जो जनता है वहाँ की वे शिक्षित हो जाती है, धीरे धीरे उनके पास ये पर्याप्त नॉलेज हो जाता है सामाजिक, आर्थिक और नैतिक या जो भी रूप में। तो इस तरह से कह सकते हैं कि लोगों को लोकतंत्र के द्वारा सार्वजनिक शिक्षण यानी शिक्षा है वो प्राप्त होती है, उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि किस तरह की सरकार होगी, हमारी तो सुना गई है तो किस तरह से काम करेगी, नहीं है। तो इस तरह से जो सार्वजनिक जो शिक्षण होता है लोगों में, जो सार्वजनिक समझ होती है वो लोकतंत्र के द्वारा बढ़ जाती है उन लोगों में। तो ये लोकतंत्र का गुण हो गया। स्वतः यहाँ पे देखें मनोविज्ञान के अनुकूल, मनोविज्ञान के अनुकूल। तो आपको मैं यहाँ पे ये ध्यान दिलाना चाहूँगा कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो आज के समय में सर्वाधिक लोकप्रिय व्यवस्था, प्रशासन का एक रूप है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी लोगों के मन को जाना जाता है, लोग जो चाहते हैं वही लोकतंत्र में होता है। लोगों ने कहा कि भाई हमें ये वाली सरकार चाहिए, तो वो उनको वोट देते हैं और वो सरकार लोकतंत्र में अपनी सत्ता प्राप्त करती है। तो इस तरह से ये जो लोकतंत्रीय व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी फैक्ट के तौर पर कार्य करती है, मतलब लोगों का मनोविज्ञान यहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की क्या इच्छा है उसी के अकॉर्डिंग लोकतंत्र है वो बनता है, लोकतंत्र है प्रशासन है वो कार्य करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्रीय शासन होता है या जो लोकतंत्र है वह मनोविज्ञान के अनुकूल है, ठीक है ना। यानी एक साइकोलॉजी जो थिंकिंग होती है कि कोई भी व्यवस्था होती है, आज के समय में ये जरूर देखा जाता है कि कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अगर व्यवहारिक हो, लोगों के अनुकूल हो, तो वो सबसे अच्छा प्रभावी रिजल्ट देती है। तो लोकतंत्र भी एक ऐसा ही है, ठीक है ना, अनुकूल है और एक व्यवस्था ऐसी है कि जिसमें सभी लोग भाग लेते हैं और वर्तमान में एक व्यवहारिक शासन का रूप कहा जा सकता है। तो लोकतंत्र मनोविज्ञान के अनुकूल है। तो इस पर लोकतंत्र एक महत्वपूर्ण गुण मानवीय मस्तिष्क पर उसका स्वभाव प्रभाव है। कोई भी शासन सारे समाज का नहीं हो सकता, लेकिन लोकतंत्र में लोगों को मताधिकार प्राप्त होता है और उससे उन्हें यह मानसिक संतुष्टि मिल जाती है कि अब मैं जो चाहूँ, मैं जिसको चाहूँ वोट दे सकता हूँ, इसलिए वह अपने मस्तिष्क में स्वतंत्र हो जाता है, संतुष्टि मिलती है। उसके पास सरकार पर नियंत्रण रखने का एक प्रभावशाली साधन होता है और इस आधार पर शासन व्यवस्था को दृढ़ और स्थायी बनाने के लिए प्रत्येक रूप में चेष्टा करते हैं। यानी ये आपको ध्यान रखना है कि लोकतंत्र का एक ये गुण हो जाता है मनोविज्ञान के अनुकूल, ठीक है ना। तो अब देखते हैं 5th नंबर जो पॉइंट है अपना कि अपने लोकतंत्र के गुण। तो देखिए देशभक्ति का स्रोत, इससे पहले एक और देख लेते हैं क्योंकि इसके अलग अलग है। तो जनता का नैतिक उत्थान, तो जैसे हम बात करें राजतंत्र की देखें या कुलीन तंत्र की देखें, तो वहाँ पे लोगों को कोई भागीदारी नहीं होती है सरकार में, और वहाँ की जो शासन व्यवस्था होती है, राज करने वाला जो राजा होता है उसकी शासन व्यवस्था होती है, तो उसमें लोगों को गिना ही नहीं जाता, उसकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका ही नहीं होती है। तो इस तरह से लोगों का कुछ सुधार ही नहीं होता है, कुछ उन्नति भी नहीं होती है। लेकिन लोकतंत्र है वो लोगों का शासन है, तो लोगों को पूरा अवसर मिलता है यहाँ पे अपना हर तरह से विकास करने का। तो इसलिए जनता का नैतिक उत्थान होता है। जनता ये समझती है कि लोकतंत्र की व्यवस्था के द्वारा अगर हम अच्छे होंगे, हमारा नैतिक आचरण अच्छा होगा, अगर हम अच्छा करेंगे, जो सरकार है वह ऑटोमेटिकली अच्छा कार्य करने लग जाएगी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है उससे लोगों का, जनता का जो नैतिक स्तर होता है वह डेवलपमेंट होता है। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा गुण यह है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके नैतिक चरित्र को उच्चता प्रदान करता है लोकतंत्र। जनता को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर लोकतंत्र उनमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना है वो उत्पन्न करता है। तो इस तरह से ये लोकतंत्र है वो जनता में नैतिक उत्थान, एक तरह से जो कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स जो कहते हैं ना बहुत अच्छा होना चाहिए। तो लोकतंत्र में जब लोगों के पास ये व्यवस्था होती है तो वे खुद ही अपने आप ही स्वाभाविक रूप में अपना एक उच्च स्तर प्रदान यानी कह सकते डेवलपमेंट करना चाहेगा अपने हर क्षेत्र में, वो आंतरिक रूप में हो बाह्य रूप में हो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये होगी इसकी 5वीं जो कह सकते हैं कि गुण है। फिर है 6 नंबर हम देखते हैं देशभक्ति का स्रोत।
तो जैसे आपने देखा होगा अपने भारत आज़ाद होने से पहले कितना संघर्ष हुआ था, ठीक है ना। और ये संघर्ष क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमें एक ऐसा शासन चाहिए जिसमें हम स्वतंत्र हो, अपनी मर्जी से अपनी मनपसंद सरकार बनाए और वह हमारे लिए काम करें, यानी स्वतंत्रता। तो इसके अकॉर्डिंग वे सब आप खुली सांस ले सके और एक अपना और अपने समाज, राज्य और देश का विकास कर सके, ऐसे शासन की उन्होंने मांग की थी। तो इसलिए देशभक्ति का ये स्रोत है, लोकतंत्र के प्रति लोगों को विश्वास है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र क्या है, लोगों और देश के हित में होता है। तो इसलिए लोकतंत्र भी देशभक्ति में विश्वास करता है और लोगों की भावना उससे जुड़ी होती है। तो देखिए, लोकतंत्र में जनता को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होने के कारण जनता शासन और राज्य के प्रति एक लगाव अनुभव करती है। जब लोगों को अधिकार हो जाते हैं, ठीक है ना, अधिकार यानी राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है, तो वह देश के प्रति और जनता शासन के प्रति, देश के प्रति और शासन के प्रति उनका लगाव होता है। वह अपनापन महसूस करती है कि ये मेरे ही तो वंशज है, मेरा ही तो एक अंग है। अगर मैं इसको सही से रखूँगा, मैं उनके प्रति सही से काम करूँगा, अपना कर्तव्य का पालन करूँगा, तो इस तरह से लोकतंत्र है वो लोगों में देशभक्ति का भाव है उत्पन्न करता है, अपनापन का भाव उत्पन्न करता है। तो इस तरह से जो व्यवस्था है बहुत अच्छे से चल पाती है। तो लोकतंत्र है वो देशभक्ति का एक स्रोत के रूप में होता है, क्योंकि इस तरह से लोकतंत्र के रूप में लोगों में ये देशभक्ति के भाव उत्पन्न होते हैं, अपने देश के प्रति सभी एकजुट होकर लोकतंत्र के रूप में जुड़ते और काम करते हैं। 7 नंबर देखें, क्रांति से सुरक्षा। ये बहुत ही कह सकते हैं एक अच्छा गुण है, क्योंकि आपने देखा होगा अंग्रेजों के समय क्रांति हुई, कुछ ऐसे राजा थे जो सही से काम नहीं करते, उनके विरुद्ध क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति देखिए, ऐसी बहुत सी जो क्रांतियों के उदाहरण हैं वो क्यों हुए? क्योंकि जनता उस शासन व्यवस्था में, राजा का हो या किसी का भी हो, उस शासन व्यवस्था में जनता संतुष्ट नहीं थी। जनता का शोषण हो रहा था, जनता आगे नहीं बढ़ पा रही थी, खुद का विकास और खुद की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही थी। तो इस तरह से जब लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती है और शोषण होता है, तो जनता है वह उस शासन के प्रति विद्रोह करने लग जाती है। जब विद्रोह करेंगी तो इस तरह से देश की जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है। तो ऐसी एक कंडीशन या ऐसा एक स्ट्रक्चर या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें लोग है वो क्रांति नहीं करें और सभी लोग मिलजुल कर रहे, सरकार और जनता। तो ऐसी व्यवस्था, ऐसा रूप शासन का क्या हो सकता है? लोकतंत्र। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में जो सरकार है वह लोगों के द्वारा चुनी जाती है और लोगों के हित के अकॉर्डिंग वह काम करती है। मतलब उस सरकार में, उस लोकतंत्री व्यवस्था में जन कल्याण की भावना होती है। जब वह सरकार लोगों के हित के लिए काम करेगी, लोग उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहेंगे उस शासन प्रशासन से, तो लोगों को क्रांति या विद्रोह करने की भावना ही मन में नहीं आएगी। क्योंकि विद्रोह कब होता है? जब कोई काम सही से नहीं हो पाता और वहाँ की जनता संतुष्ट नहीं होती है, तो उस व्यवस्था को बदलने के लिए क्रांति कर लेती है। लेकिन यहाँ पे क्रांति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्रांति की जरूरत कहाँ पड़ी? जैसे ब्रिटेन भारत में राज था, तो ब्रिटेन के द्वारा भारत का शोषण किया जा रहा था, तो इसलिए बार बार भारत के लोगों के द्वारा क्रांति की जा रही थी। अगर उसी जगह वहाँ पर लोगों को अधिकार दिए जाते थे, उनकी खुद की सरकार होती या उन्हें लोकतंत्री व्यवस्था प्रदान की जाती, तो वहाँ पे क्रांति होती नहीं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि लोकतंत्र है वहाँ पे क्रांति नहीं होती, यानी क्रांति से सुरक्षा होती है। तो इसी तरह आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, जैसे हम आगे नेक्स्ट अपने कह सकते हैं 8वां जो लोकतंत्र का गुण है वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको ध्यान से समझना है कि स्वतंत्रता और समानता पर आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात कही है। यह जो लोकतंत्र है समानता एवं स्वतंत्रता पर आधारित शासन है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये ऐसा शासन है जहाँ पर लोगों के बीच समानता प्राप्त होती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सम्मान प्रदान करता है और कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जाकर रह सकता है, निवास कर सकता है। और साथ ही साथ राजनीतिक स्वतंत्रता होती है, यानी किसी को भी मत देने का अधिकार होता है, उसे भागीदारी, वह अपने प्रतिनिधि के तौर पर यानी स्वतंत्र रूप में वोट अपना प्रतिनिधि चुन सकता है। तो इसलिए लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर समानता व स्वतंत्रता है वो लोगों को प्राप्त होती है। यानी कोई भी ऐसी व्यवस्था है लोकतंत्र के अलावा, तो वहाँ पे लोगों को समानता नहीं होती है, भेदभाव होता है, लोग आपस में लड़ते हैं, कोई वीआईपी होता है, कोई निम्न कैटेगरी होता है। इसलिए हमेशा ये अव्यवस्था उत्पन्न होती है, या फिर लोगों को अपनी मन की करने की जो सही होता है वह उनको करने की छूट नहीं होती है, पूरी तरह से बंदिश होती है। तो इस तरह से उन सबसे छुटकारा पाने के लिए लोकतंत्र बहुत ही बढ़िया शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में समानता और स्वतंत्रता मिलती है लोगों को। यानी लोकतंत्र किस पर आधारित है? समानता और स्वतंत्रता। यानी एक तरह से कह दीजिए कि लोकतंत्र की आत्मा ही है
समानता और स्वतंत्रता। स्वतंत्रता और समानता जब लोगों को मिलती है तो लोकतंत्र है वो जीवित हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि लोकतंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें लोगों को पूर्ण तरह से कार्य करने की छूट और अधिकार मिलते हैं, लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है, तो जब उनके अधिकार मिलते हैं, पूरी तरह समानता मिलती है और कार्य करने की छूट जो मिलती है वो स्वतंत्रता। यानी कहने का मतलब मेरा यही है दौरान का कि लोकतंत्र है वो किस पर आधारित होता है, स्वतंत्रता और समानता पर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम यहाँ बात करें लोकतंत्र के गुण की, तो ध्यान रखना है नेक्स्ट ये विश्व शांति का समर्थन। यानी आप देख लीजिए कि जहाँ कहीं भी अलग अलग व्यवस्था होती है, जैसे राजतंत्र होता है तो आपस में राजा लड़ते हैं अपनी साम्राज्य विस्तार को बढ़ाने के लिए, कुलीन तंत्र तानाशाही तंत्र होता है तो वे अपनी मनमर्जी से शासन करते हैं और युद्ध वगैरह ऐसे हो जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बाकी जो व्यवस्था है उसमें शांति व्यवस्था नहीं बनाई रहती, यानी वे खुद अगर कोई राज्य में शांति रहे तो वे आपस में दूसरे देशों से लड़ेंगे। तो इस तरह से मैं ये कहता हूँ कि लोकतंत्र है वह विश्व शांति का समर्थक है। यानी अगर विश्व के सभी देश से वो लोकतंत्र की व्यवस्था अपना ले तो कोई भी देश है वो लड़ेगा नहीं आपस में। तो इस तरह से लोकतंत्र है वो विश्व शांति का समर्थक होगा, क्योंकि लोगों को अपनी ज़रूरतें मिल जाती है, वे अपना विकास कर पाते हैं, उन्हें अपनी उपलब्धि के तौर पे लोकतंत्र में वो सम्मानपूर्वक जीवन जी लेते हैं। तो इस तरह से देश भी पूरी तरह से विकसित और सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन यानी अपना जो विकास करेगा। तो इस तरह से हर व्यक्ति हर देश इस तरह से अपना व्यवस्था या अपना प्रशासन चलाएगा तो किसी को भी कह सकते हैं कि झगड़े करने की या गतिरोध या कह सकते हैं भेदभाव जैसी कोई स्थिति उत्पन्न होगी नहीं। यानी कहने का ये मतलब है मेरा कि लोकतंत्री व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसको अपनाने से विश्व में शांति बनाई और बनी रह सकती है। यानी ये लोकतंत्र है वो विश्व शांति का समर्थक है। विश्व शांति के बीच विरोध की भावना नहीं है, इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने का ये समर्थक है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो आपको ध्यान रखना है कि विज्ञान का श्रेष्ठ प्रोत्साहक, विज्ञान यानी नवीन जो टेक्नोलॉजी है वो लोकतंत्र जरूर अपनाता है और ये इसको प्रोत्साहन भी देता है। तो इस तरह से ये जो कुछ एक जो अपने पॉइंट थे वो हमने समझे लोकतंत्र के गुण, ये गुण हैं जो लोकतंत्र को और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे आपको पता है कि हम जो भी चीज़ या जो भी कोई भी विचार होते हैं उनका हर चीज़ या हर तत्व के दो पहलू होते हैं। तो यहाँ पे लोकतंत्र बहुत अच्छा है, वर्तमान में बहुत अच्छी इसकी विशेषता है, लोकतंत्री व्यवस्था को सभी जगह अपनाया गया है, लेकिन फिर भी उसकी कुछ लिमिट है जिसको हम यहाँ पे अवगुण के बारे में कहेंगे। यानी कुछ इसके अवगुण है लोकतंत्र के, जब अपनाया जाए तो अवगुण भी जात में आते हैं, तो अवगुणों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है अवगुण कौन कौन से हैं। दोष, लोकतंत्र के दोष क्या है तो वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे टेलीरेड ने लोकतंत्र को क्या कहा है, दुश्मनों का कुलीन तंत्र कहा है। और लोकतंत्र के बारे में लुडोविसी कहता है कि प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है। यानी सभी अलग अलग विद्वानों के अलग विचार है, लेकिन लोकतंत्र के बारे में जो वास्तविक में कुछ दोष हो सकते हैं तो हम उसके ऊपर यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आपको देखना है, पहला अयोग्यता की पूजा या मूर्खों का शासन। लोकतंत्र के बारे में पहले ही एक आलोचना हो जाती है, यानी दोष हो जाता है कि यह मूर्खों का शासन है। अब मूर्खों का शासन कैसे हुआ तो आपको इसको समझना होगा, क्योंकि हो सकता है कुछ नेगेटिव पॉइंट इसमें है तो हम यहाँ पे समझे, क्योंकि एग्जाम में अगर आ जाए कि दोष लिखिए तो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो देख लीजिए, लोकतंत्र आपको ध्यान रखना है, हम जैसे बात करें तो लोकतंत्र शासन इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही मत दिया जाना चाहिए, लेकिन अयोग्यता की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान नहीं होते। इस प्रकार लोकतंत्र में गुण की अपेक्षा संख्या पर अधिक बल दिया गया है। जो जैसे ये बात की जाती है, जैसे भारत में यह सब जगह यही है कि सभी को जो 18 वर्ष के हो जाते हैं, लगभग भारत के अंदर 18 वर्ष के हो जाते हैं, उनको मतदान का अधिकार होता है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वो भी मत देगा। तो इसलिए हर व्यक्ति का एक मत गिना गया है, हर व्यक्ति का एक मत गिना गया है। वो एक मत दे सकता है, वो पढ़ा लिखा हो, योग्य हो या अनपढ़ हो। तो इस तरह से
कोई व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो अपनी जो वोट देगा इस हिसाब से क्या हो सकता है कि लोकतंत्र है वो जिसको वोट देता है जो व्यक्ति, इस तरह से जो आगे जो शासन व्यवस्था होती है उसमें समझा या देखा या परखा नहीं जा सकता है और अयोग्यता के तौर वो सरकार बन जाती है। यानी कह रहे हैं कि मूर्खों का शासन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति जो नहीं पढ़ा हुआ नहीं समझदार है तो वो भी वोट दे देता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जैसे कहते हैं, कार्यालय ने कहा है कि विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख होते हैं। कार्यालय ने यहाँ तक कह दिया है कि एक योग्य व्यक्ति होता है उसके साथ लगभग 9 मूर्ख व्यक्ति जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जैसे वोट देने का लोकतंत्र है, सभी को बराबर मत देने का अधिकार होता है, तो जो योग्य व्यक्ति से अयोग्य भी मत देने जाते हैं तो उनका मत है वह लोकतंत्र की योग्यता के अनुकूल नहीं हो पाता है। तो इस तरह से जो सरकार सुनती है वह सरकार अयोग्य वाली अनपढ़ सरकार भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। तो ये यहाँ पे कह गया है, क्या कहा जाता है कि अयोग्यता का शासन हो सकता है। लेकिन ने कहा है कि निर्धनतम, अज्ञानतम और अयोग्यता लोगों की सरकार है। जब यहाँ तक लेकिन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये निर्धनतम और अयोग्यतम लोगों की सरकार होती है, जहाँ पे लोगों को राजनीतिक समझ नहीं होती है फिर भी वे राजनीति में खड़े होकर अपने प्रतिनिधि के तौर पे कार्य करते हैं। तो इस तरह से मैंने ये कहा है कि कुछ अवगुण हो सकता है, जैसे सबको मतदान का अधिकार दिया है, जो इस वजह से कोई ऐसे भी है जिनको मत का मूल्य पता नहीं और फिर भी वे राजनीति में भाग ले लेते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे देखना है कि एस.जी. वेल्स ने तो यहाँ तक लिखा है कि बुद्धिहीन और अज्ञानियों का शासन है, ये बुद्धिहीन और अज्ञानियों का शासन है। तो बहुत सारे विचार अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं, लेकिन यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि लोकतंत्र के नेताओं की स्थिति उन स्कूल मास्टर जैसी नहीं है जिनकी नियुक्ति विद्यार्थियों की इच्छा से होती है, जिन्हें विद्यार्थियों की इच्छा से हटाया भी जा सकता है। तो इसलिए ये एक तरह से अवगुण जरूर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई जो व्यक्ति समाज में जो पढ़े लिखे नहीं है फिर वो वोट का प्रयोग करेंगे, इसके द्वारा उनके द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि जो सरकार के अंदर आएंगे तो वे भी योग्य नहीं होंगे। तो सरकार लोकतंत्र में वह अयोग्यताओं का शासन हो जाता है, जहाँ पे वास्तविक लोकतंत्रीय शासन का स्वरूप होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे मूर्खों का शासन या अयोग्य शासन इसका एक अवगुण हो सकता है। दूसरा अवगुण देखें, दल प्रणाली का अहितकर प्रभाव। तो नेक्स्ट देखना यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपने देखा है लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था होती है, जैसे APABP या जो भी DCCP जो भी दल है, जैसे अपने भारत की बात करें कांग्रेस, भाजपा या जो भी है आप वगैरह जो दल है, तो ये जब दल होते हैं तो इसमें क्या होता है, तो दलीय भावना इतनी हो जाती है कि राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्र तत्वों को महत्व नहीं देते और अपनी दलीय जो राजनीति होती है वो चलाते हैं। यानी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज होती है, अगर वह नैतिक रूप में काम नहीं करे तो लोकतंत्र का जो गुण होता है वो समाप्त हो जाता है। यानी जो दलगत जो पार्टियां होती है, राजनीति पॉलिटिकल पार्टियां होती है, वह लोकतंत्र के हितकर प्रभाव नहीं जमा पाती, वे अपनी स्वार्थ सिद्धि पूरा करती है। इसलिए लोकतंत्र के अंतर्गत जो पार्टियां हैं वो लोकतंत्र का एक प्रभाव है सिद्ध नहीं कर पाती। इसके बारे में यहाँ पे देखना है, वर्तमान समय के प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल एक अनिवार्य शर्त है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां होगी यानी राजनीतिक दल होंगे तभी तो चुनाव होंगे और इसमें से लोकप्रिय जो शासन व्यवस्था है वो जीत के चुनाव यानी सत्ता पे आएगी। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ये राजनीतिक दल अपने व्यवहार से लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? भ्रष्ट कर देते हैं, यानी अनैतिक तरीके से वोट प्राप्त करते हैं, अनैतिक तरीके की कार्यप्रणाली जब वो चलाते हैं तो इस तरह से जो राजनीतिक दल हैं वे हितकर न होकर अहितकर हो जाते हैं और लोकतंत्र के हितकर नहीं होते तो इसका प्रभाव भी लोगों पर नेगेटिव पड़ता है। तो लोकतंत्रीय व्यवस्था में दल हैं वह अगर हितकर न हो तो लोकतंत्रीय व्यवस्था में यह अवगुण बन जाता है, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पे तीसरा पॉइंट वो देख रहे हैं, तीसरा पॉइंट देखें कि नेक्स्ट यहाँ पे भ्रष्ट शासन व्यवस्था, ये पॉइंट आपने जरूर नोट किया होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे राजनेता वगैरह जो होते हैं जिसको हम सुनकर राजनीति में लाते हैं तो वो क्या करते हैं, राजनीति में सुधार होता है, कोई ना कोई कार्य करना होता है, लोकतंत्र यानी लोक कल्याण की भावना के तौर पे बड़ी बड़ी कार्य या योजनाएं करनी होती है, तो वे क्या करते हैं, लोक कल्याण की तरफ ध्यान नहीं देंगे, खुद का ध्यान देंगे। खुद का ध्यान देने का मतलब है जैसे
सरकार के द्वारा जो बजट वगैरह आता है वो खुद ही हड़प लेते हैं, या इस तरह की ये व्यवस्था है कि वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ऐसे लोग सरकार के तौर पे चुने जाते हैं जिनका नेचर क्या होता है, भ्रष्ट होता है, कपटी होते हैं। तो इस तरह से वे सरकार में अगर आ जाते हैं तो सरकार में लोक हित में कार्य नहीं करेंगे, वे अपने और अपनों के प्रति अनैतिक तरीके से लाभ कमाएंगे और कार्य है वो भ्रष्ट रूप में करेंगे। यानी कह सकते हैं कि रिश्वतखोरी वगैरह हो गया, तो और इसके द्वारा जो सुने जाएंगे भ्रष्टाचार हो जाता है। वो भ्रष्टाचार के अनेक तरीके हो, जैसे सारा घोटाला समझ लीजिए, राफेल के तरफ से घोटाले, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो राजनीति में भ्रष्ट शासन को बढ़ावा देते हैं। तो ये इस तरह से लोकतंत्र में देखने को मिलता है कि लोकतंत्री व्यवस्था में ज़्यादातर भ्रष्ट शासन व्यवस्था हो जाती है, यानी जो लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि होते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से लोकतंत्र का उद्देश्य नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसका अवगुण होता है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था की अवगुण क्या है, ये भ्रष्ट शासन व्यवस्था को बढ़ावा भी देती है या दे सकती है। सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपको पता है कि सार्वजनिक धन का अपव्यय, सार्वजनिक धन, और यहाँ पे हम समझ लीजिए धन और समय भी होता है। जैसे हम इलेक्शन को लेकर करते हैं तो इलेक्शन के लिए राजनीति पार्टियों की तरफ बहुत सारे अंधाधुनी पैसे उड़ाए जाते हैं, और राजनीति के तौर पे इस तरह की ये जो होता है, जिस तरह धन खराब उड़ाया जाता है, जिस तरह से वोटर के नाम पे पैसे उड़ाए जाते हैं और पैसों के नाम पर वोट लिए जाते हैं, तो इस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र में धन का दुरुपयोग होता है। और साथ ही साथ लोकतंत्र में कोई सरकार अगर आती है और सरकार है जो बहुमत वाली सरकार नहीं है तो वो गठबंधन करती है, और गठबंधन करती है तो एक कोई पार्टी है वह लालची होकर उस गठबंधन से अलग हो जाती है, तो वो सरकार पूरी गिर जाती है और वापस इलेक्शन करवाना पड़ता है। तो इस तरह से समय खर्च होता है और वापस इलेक्शन करवाएंगे तो पैसे वापस जाएंगे। इस तरह से लोकतंत्र का एक अवगुण क्या होता है, मतलब कह सकते दोष, कि सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय होता है, क्योंकि सरकार स्थायी नहीं हो तो वापस चुनाव कराना पड़ेगा, तो समय जाएगा और पैसे की भी बर्बादी होती है। इस तरह से सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय होता है। तो ये इस लोकतंत्री का व्यवस्था का दोष हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, मतदाताओं की उदासीनता। नेक्स्ट यहाँ पे देखना है, ये जो मैं बता रहा हूँ, मतदाताओं की उदासीनता। अगर लोग है वो राजनीति में इंटरेस्ट ही नहीं ले, मत वोटिंग डालने नहीं जाए, किसी को वोट भी नहीं दे, तो इस तरह से लोकतंत्र में जब लोग एक्टिव नहीं होंगे तो वहाँ की जो लोकतंत्री व्यवस्था है वह सही से काम नहीं करेगी, और वहाँ की सरकार है वो भी लोगों की तरफ ध्यान नहीं देगी। इस तरह से पूरी जो लोकतंत्री व्यवस्था होती है वह भ्रष्ट और अव्यवस्था हो जाती है, क्योंकि जब लोगों को लगता है कि सरकार सही से काम नहीं करती है तो वो लोग खुद जानबूझ के जब वोट में राजनीति में जुड़ेंगे नहीं। हम लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों का उसमें एक्टिव रहना जरूरी होता है। जब वोट दे रहे तो वो जो प्रतिनिधि सुनते हैं उनके समझते हैं कि वो सही से कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहे तो दूसरी बार उसको नहीं वोट देंगे। लेकिन लोग जब राजनीति के प्रति एक्टिव ही नहीं है, लोगों में राजनीतिक सहभागिता ही नहीं है, तो वह जब वोट डालने जाएंगे नहीं, प्रतिनिधि को सुनेंगे नहीं, राजनीति सरकार क्या करे उसके प्रति कोई ध्यान नहीं देंगे। तो इस तरह से जब राजनीतिक सहभागिता नहीं निभाएंगे तो राजनीति का जो क्षेत्र है यानी लोकतंत्री शासन है उसमें उदासीनता आ जाती है। तो न तो सरकार लोगों पर ध्यान देगी, न सरकार लोग है वो सरकार की ओर ध्यान देंगे। इस तरह से लोकतंत्री व्यवस्था का जो उद्देश्य, जो गुण होता है वो समाप्त हो जाता है। यानी मतदाताओं की उदासीनता, अगर मतदाता उदासीन है, वोट नहीं करेंगे तो लोकतंत्र का एक दुर्गुण हो जाता है, क्योंकि लोकतंत्री व्यवस्था लोगों के ऊपर निर्भर होती है। लेकिन लोकतंत्र लोगों की अनुपालना लोगों के अकॉर्डिंगली चले तो लोग उसके उदासीन हो जाते, लोग हैं वो लोकतंत्री शासन व्यवस्था को ध्यान ही नहीं देंगे, तो वहाँ की लोकतंत्री व्यवस्था है वो चिरमरा यानी श्रम की जगह जाकर वे पतन की ओर जा सकती है। नेक्स्ट देखें यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि लोकतंत्र की जब हम बात करें तो इसमें पेशेवर राजनीतिज्ञों का विकास।
लोकतंत्री व्यवस्था में लोगों को राजनीति के बारे में समझ होना बहुत जरूरी है, लेकिन लोगों को समझ नहीं होती है तो लोकतंत्र जो इतना अच्छा जो शासन व्यवस्था होती है वह उसका फायदा नहीं उठाए, तो ये एक तरह से दोष बन जाता है, गुण बन जाता है लोकतंत्र का। तो अब ये राजनीति में क्या होता है, लोकतंत्र में सभी लोगों को भागीदारी दिए जाने का अवसर होता है, मतलब लोकतंत्र क्या है, सभी लोग उस राजनीति में भाग लेते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में देखें तो लोकतंत्र में कुछ एक व्यक्ति हैं वही एक्टिव रहते हैं, यानी पेशेवर व्यक्ति जो राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए परदाताओं से वो सीखते आ रहे हैं, वही उनकी राजनीति होती है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि लोकतंत्र में सभी लोगों की भागीदारी नहीं होती, कुछ एक लोग होते हैं वो राजनीति के ऊपर छाया की तरह हो जाते हैं, यानी उसके ऊपर ही बार बार घूमते रहते हैं। तो इसका मतलब राजनीति है वो कुछ ही लोगों के आसपास घूमती है, यानी कुछ ही लोगों के पास केंद्रित हो जाती है। तो इसलिए लोकतंत्र सभी लोगों के लिए हित कर काम नहीं कर पाती है, कुछ ही व्यक्ति जो राजनीति के बारे में नॉलेज रखते हैं वो उस राजनीति को अपने अधिकृत कर लेते हैं। तो इस तरह से गुण हो जाता है कि पेशेवर राजनीतिकों का विकास हो जाता है, जबकि आम जनता है उससे लाभान्वित नहीं हो पाती है। तो इस तरह से इसके बहुत भी और भी अनेक कह सकते दोष है, लेकिन हम इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट है जिसको चर्चा के वो यहाँ पे ये अवगुण के तौर पे हैं जो राजनीति के दोष हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि राजनीति के संदर्भ में भारत में लोकतंत्र किस तरह की व्यवस्था है। वैसे ध्यान रखना है कि लोकतंत्र के ये जो दोष देखे हैं इसके बावजूद लोकतंत्र का महत्व कम नहीं होता है, क्योंकि लोकतंत्र आज के समय का सबसे बढ़िया व्यवस्था प्रशासन है। क्योंकि ये गुण अवगुण तो सब में होते हैं जो इसमें भी है, लेकिन अवगुण से ज़्यादा इसके गुण मायने रखते हैं। क्योंकि आज के समय में जितने भी हमने शासन के रूप देखे हैं लोकतंत्र के पहले, जैसे राजतंत्र हुआ, कुलीन तंत्र हुआ, प्रजातंत्र के अलावा जैसे अलग अलग थे तानाशाही तंत्र, तो उन सब से बेहतर वर्तमान में लोकतंत्र है जो सब देशों ने अपनाया है। तो अवगुण के बाद भी लोकतंत्र के गुण है वो बहुत मायने रखते हैं, इसलिए विश्व में लगभग सभी देशों ने लोकतंत्री शासन व्यवस्था को अपनाया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, यानी लोकतंत्री शासन व्यवस्था किसी भी देश में है तो वहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए कि लोकतंत्र सफल होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो हम ये ऐसा करेंगे कि इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट में पूरा कर लेंगे क्योंकि बड़ा हो जाएगा। तो ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि अब हम जस्ट आगे जो अपना वीडियो होगा वो इसी टॉपिक पे होगा कि लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या क्या कंडीशन, क्या क्या शर्तें हैं वो होनी चाहिए, ठीक है ना। और इस के बाद ये जो लास्ट यानी थर्ड पार्ट हो जाएगा, थर्ड पार्ट में अपना ये जो लेसन है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।